हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 7 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 7 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी प्लस इंडियन जियोग्राफी मेरे द्वारा बेसिक से ही कवर कराई जा रही है। इस कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ब्लू फ्लैग 2021 जो कि अभ्यास अभी हाल ही में इसराइल में आयोजित किया गया है, ये हम केवल क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमने कल पढ़ रखा था। विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा की गई है और विद्रोहियों के हमले के बाद इथियोपिया में इमरजेंसी लगा दी गई है। कलिज फीसेंट को हाल ही में जम्मू कश्मीर के द्वारा राज्य की पक्षी डिक्लेयर किया गया है। फेसबुक ने अपनी चेहरा पहचानने वाली प्रणाली, जो कि आप फेस रिकग्निशन सिस्टम कहते हैं, इसे बंद करने का फैसला किया है। अमेरिका की संसद के द्वारा दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किए जाने के लिए एक बिल पेश किया गया है। टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम ये रहे थे टॉप पर। बुकर पुरस्कार 2021 जो कि जीत लिया है डेमन गलगुट ने। और किसानों को बेहतर क्वालिटी के बीज प्रोवाइड कराने के लिए उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और सुनामी जागरूकता दिवस जो कि हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली को मंजूरी दी गई है? तो देखिए, हाल ही में जो यूरोप महाद्वीप का देश है ब्रिटेन, इसके द्वारा इस एंटीवायरल दवा को मंजूरी दे दी गई है। मोलन पिराविर करके ये दवाई है जो कि MHRA यानी कि मेडिसन ब्रिटेन का है। ये मेडिसन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, इसके द्वारा इस एंटीवायरल दवा के उपयोग की मंजूरी दे दी गई है, जो कि ये जो दवा है ये मर्क और रिजबैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने संयुक्त रूप से इसे विकसित की है। अब ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है किसने डेवलप की है, बस ये है कि एंटीवायरल दवा को, मतलब कि कोरोना के उपचार के लिए एंटीवायरल दवा को मंजूरी देने वाला ये जो देश है ये है ब्रिटेन। यदि हम बात करें ब्रिटेन की तो इसकी कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी ये है पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन जल्द ही ये अपनी नई करेंसी लाने जा रहा है जिसे ब्रिट कॉइन के नाम से जाना जाएगा। और देखिए, ये जो यूके वाला हिस्सा है ना, यहाँ ऊपर में स्थित है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ही COP26 का आयोजन ये किया गया है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेट का नाम मैंने आप लोगों को याद करवाया था, डोवर स्ट्रेट। और इंग्लैंड से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लैंड के द्वारा ऐसा फैसला किया गया है कि 2030 तक ये अपने देश में पेट्रोल डीजल कारें ये पूरी तरह से बंद कर देंगे। और मतलब कि ये दुनिया का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जहां हर घर में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये स्थापित किया जाना है। ये टारगेट 2030 तक का रखा गया है। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन और भारत के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, एक तो कोंकण है, दूसरी मैंने आप लोगों को याद करवाई थी अजय वॉरियर। मैंने कल आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर कोलकाता और दूसरे का राइट आंसर था उज्बेकिस्तान। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है और कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्टारलिंक को स्थापित किया है? तो भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक जो कि स्थापित किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। अच्छा, ये जो स्टारलिंक परियोजना है इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। एलन मस्क क्या चाहते हैं कि पूरी पृथ्वी को ही, जैसे कि स्टार होता है ना, इस तरह से ये पूरी तरह से सैटेलाइट के माध्यम से कवर करना चाहते हैं। जैसे कि हम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इसके लिए बड़े बड़े टावर स्थापित किए गए हैं जगह जगह, लेकिन भविष्य में जो इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा ये सैटेलाइट के माध्यम से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए ये जो स्टारलिंक परियोजना है स्पेस एक्स की काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही थी। तो स्टारलिंक का ये लक्ष्य है कि भारत में 2 लाख सक्रिय यानी कि एक्टिव टर्मिनल के साथ दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड सर्विस ये शुरू करना चाहता है। स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, एलन मस्क इसके मालिक है। 2002 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। CEO ये तो एलन मस्क ही हैं, जो कि अभी हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। हालांकि टेस्ला के भी मालिक ये एलन मस्क है। टेस्ला जो कि एक ई वाहन निर्माता कंपनी है। नासा ये है अमेरिका की स्पेस एजेंसी। नासा का लूसी मिशन ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। इसरो ये है भारत की स्पेस एजेंसी। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है।
इसरो का है बैंगलोर कर्नाटक में और DRDO का है दिल्ली में। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, गो फर्स्ट की श्रीनगर से शारजाह की उड़ान को किसने अपने हवाई क्षेत्र में गुजरने की अनुमति से इनकार कर दिया है। अब देखिए, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, यहाँ से जो फ्लाइट है ये जाएगी UAE के शारजाह तक। मतलब कि ये एयर फैसिलिटी दोनों ही शहरों के बीच में शुरू की जानी थी ताकि यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अब यदि आप इंडिया के मैप में देखेंगे, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मान लीजिए श्रीनगर से जो फ्लाइट उड़ी, इसके बाद इसे जाना है शारजाह, तो ये ऐसे क्रॉस करते हुए जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पहुँचेगी और उसके बाद UAE पहुँचेगी, जहाँ ये शारजाह में लैंड करेगी। तो हफ्ते में 3 दिन ये फ्लाइट चलाई जानी थी। तो अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान ने कहा है कि एक भारतीय एयरलाइन को, मतलब कि ये जो अभी लॉन्च की गई, इसे किसी भी तरह के परिचालन की अनुमति नहीं दी गई, यानी कि पूरी तरह से इसे इनकार कर दिया गया है। अब देखिए, यहाँ लिखा है गो फर्स्ट और इमेज मैंने लगा रखा है गो एयर का। एक्चुअल में जो गो एयर एयरलाइन है, इसका नाम अभी मई या जून में ही बदल करके गो फर्स्ट किया गया, तो दोनों एक ही है। इसकी जो स्थापना है 2005 में की गई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। कौशिक खोना ये है इसके अध्यक्ष। और पाकिस्तान ने इस उड़ान पर, मतलब कि इस फ्लाइट को अपने ऊपर से गुजरने पर इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो कितने क्षेत्र हैं जो कि इससे सीमा साझा करते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान और भारत को विभाजित करती है, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और देखिए, पाकिस्तान का जो जैकोबाबाद है, यहाँ भी हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, ये लगभग 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर ये हाल ही में दर्ज किया गया था। लगातार तीसरे वर्ष इसे FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर अगला क्वेश्चन है, COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले बड़े सौदे में नेताओं ने किस वर्ष तक वनों की कटाई समाप्त करने का वादा किया है। तो जैसे कि मैंने बताया ही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का जो आयोजन है ये किया जा रहा है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसमें जो बड़े बड़े नेता इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्होंने एक सहमति व्यक्त की है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से तो निपटना है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को बढ़ावा देना है। अब बढ़ावा तो देना है, साथ ही इसकी कटाई पर भी रोक लगाना है। और इसके लिए ये टारगेट रखा गया है 2030 का, कि हम 2030 तक वनों की कटाई ये समाप्त करेंगे और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से इसमें सहभागिता दे सकेंगे। हालांकि ब्राज़ील भी इसमें शामिल हो रहा है इस पहल में, जो कि इसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही के दिनों में आप लोगों ने सुना होगा ब्राज़ील जो कि अमेज़न वर्षा वन के हिस्सों को काटने के कारण चर्चे में आया था। रीज़न कुछ नहीं था काटने का, बस इन्हें ये था कि खेती के लिए ज़मीन कम पड़ रही थी, जिसके कारण अमेज़न के ये जो वर्षा वन है इन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काटा गया था और ये न्यूज़ ग्लोबल भी बनी थी। तो वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है, ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि यह उन जंगलों को नष्ट कर देती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग गैस यानी कि CO2 की महत्वपूर्ण भूमिका को अवशोषित करती है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इसकी जो मेजबानी है ये कर रहे हैं UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। ठीक है, तो अभी जो 2 नवंबर बीता है, 2 नवंबर 2021 को पृथ्वी के जंगलों की रक्षा करने के लिए और फिर से ज़्यादा वृक्ष लगाने के लिए एक तरह का ये हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें से ब्राज़ील है, रशिया है, कनाडा, चीन, लोकतांत्रिक कॉन्गो, इंडोनेशिया, ये सभी शामिल हैं। और ये ऐसे देश हैं जो कि दुनिया की 85% जंगलों को कवर करते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ से आप और कुछ भी टारगेट रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में भारत के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वादा कर दिया है कि हम आने वाले समय में 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है इसे अचीव कर लेंगे। जबकि जो अन्य कंट्रीज़ है जैसे कि चाइना वगैरह, सऊदी अरब वगैरह, उनके द्वारा ये टारगेट 2060 तक का रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है। तो इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी, अब ये नियुक्त कर दिए गए हैं राहुल द्रविड़। इनकी नियुक्ति भारतीय क्रिकेट टीम के अगले कोच के रूप में की गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे BCCI के बारे में। इसकी स्थापना 1926 में हुई, इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1928 में। हेडक्वार्टर इसका ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली और सेक्रेटरी है जैसा। देखिए, जो सौरव गांगुली है ये BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। कपिल देव की एक ऑटोबायोग्राफी कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुकी है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।
महेंद्र सिंह धोनी तो T20 इंटरनेशनल में कप्तानी करने वाले, T20 इंटरनेशनल 300 मैचों में कप्तानी करने वाले ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही मंदाकिनी नदी किस राज्य से शुरू होती है? तो मंदाकिनी नदी जो कि शुरू होती है मध्य प्रदेश से, मतलब कि ये यमुना की सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में सतना जिले से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश के पास जो चित्रकूट है यहाँ जाकर के ये यमुना नदी से मिल जाती है। सती अनुसुईया का नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, चित्रकूट के पास ही है और ये यहीं से होकर के बहती है, जो कि एक 12 मासी गर्त है जहाँ कई झरने इसमें समा जाते हैं। ठीक है, सती अनुसुईया हालांकि हम यहाँ गए भी हुए, काफी ज्यादा साफ पानी रहता है, तो यमुना में जाकर के मिल जाती है चित्रकूट जिले में। और हाल ही में खबरों में थी, किसके कारण? अतिक्रमण और प्रदूषण की समस्या के कारण इस नदी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण ये चर्चे में आई है। मध्य प्रदेश के सतना जिले से शुरू होती है, सतना जिला जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए, बक्सवाहा के जंगल जो कि ये बुंदेलखंड वाले एरिया में है, ये काफी ज्यादा चर्चे में थे क्योंकि यहाँ विशालतम हीरे के भंडार पाए जाने की संभावना ये व्यक्त की गई थी। फिर यदि हम बात करें होशंगाबाद की, जिसका नाम बदल करके अभी हाल ही में क्या किया गया है? नर्मदापुरम किया गया है। जो इंदौर है, ये भारत की सबसे स्वच्छ सिटी तो है ही, भारत का पहला वाटर प्लस शहर ये इंदौर ही बना था। हाल ही में बालाघाट का एक चिन्नौर चावल है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला जो कुक जल डमरू मध्य, ये खबरों में था। तो देखिए, ये जो कुक स्ट्रेट है ये चर्चे में था, जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। अब स्ट्रेट क्या होता है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि जहाँ 2 जल भाग मिलते हैं और 2 थल भाग अलग होते हैं। तो वर्ल्ड मैप में यदि आप देखेंगे तो ये तो है ऑस्ट्रेलिया, ये जो हिस्सा है ये है न्यूजीलैंड का। तो यहाँ जो न्यूजीलैंड का ऊपरी हिस्सा है और निचला हिस्सा ये अलग हो रहे हैं, तब यहाँ कुक स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया 2 सागर मिलते हैं, तो तस्मान सागर और प्रशांत महासागर ये मिल रहे हैं, और न्यूजीलैंड का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ये अलग हो रहा है, तब जाकर के यहाँ कुक स्ट्रेट का निर्माण हो रहा है। तो अभी ये चर्चे में क्यों आया था? देखिए, एक कंपनी है इलेक्ट्रिक एयर, इस कंपनी की स्थापना करने वाले जो फ्रीडमैन है, इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिक प्लेन में बैठ करके या इलेक्ट्रिक प्लेन के जरिए इस स्ट्रेट को पार किया है। 40 मिनट की इनकी ये एकल उड़ान रही, जो कि 101 साल बाद आयोजित की गई थी। और जब पहले व्यक्ति ने इस जल डमरू मध्य के ऊपर एक पारंपरिक विमान उड़ाया था, लेकिन अभी क्या है कि इलेक्ट्रिक प्लेन में उड़ करके इन्होंने इस जल डमरू मध्य या स्ट्रेट को पार किया है, जिसके कारण ये चर्चे में आया है कुक स्ट्रेट। अब न्यूजीलैंड में स्थित है, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। और न्यूजीलैंड में जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम है जेसिका अर्डन। साथ ही न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल होने वाली जो पहली भारतीय अभी हाल ही में बनी है, ये बनी है प्रियंका राधा कृष्णन। न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड, जो कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है। स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो आप और भी कुछ रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, छोटा सा ये जो आप देख रहे हैं तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है बास स्ट्रेट। भारत और ये जो आप देख रहे हैं श्रीलंका, इन दोनों के बीच में स्थित है पाक स्ट्रेट। वैसे ही स्पेन और यहाँ मोरक्को, दोनों के बीच में है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसके माध्यम से यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। फिर यहाँ मैंने आप लोगों को पनामा नहर याद करवाया था, और अभी मैंने जस्ट डोवर स्ट्रेट की लोकेशन ये बता ही दी है, तो ये सभी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, कोवैक्सीन किस देश की वैक्सीन है जिसे अभी हाल ही में WHO के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो आप जानते ही हैं कोवैक्सीन का निर्माण ये भारत बायोटेक के द्वारा किया जा रहा है। तो ये भारतीय कंपनी है जिसके आपातकालीन उपयोग पर किसने सहमति जता दी है? WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष है टेड्रोस अदानोम केबेरियस, जिनका हाल ही में कार्यकाल जो है 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी WHO के द्वारा जो चाइना है इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को एस्टोनिया में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नियुक्त होते हैं क्या नियुक्त होते हैं? उच्चायुक्त, यानी कि हाई कमीशन। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में नियुक्त होती है एम्बेसडर की, यानी कि राजदूतों की। तो हाल ही में एस्टोनिया में राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है अजनीश कुमार की। अजनीश कुमार जो कि 1996 बैच के IFS ऑफिसर हैं। तो इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है? एस्टोनिया में। आप यूरोप मैप में देख सकते हैं एस्टोनिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल है तल्लिन, करेंसी है यूरो। मैंने आप लोगों को 3 कंट्रीज बताई थी जो कि बाल्टिक कंट्रीज कहलाती हैं।
क्योंकि ये बाल्टिक सी के किनारे बसी हुई है। अब देखिए बाल्कन कंट्रीज अलग है और बाल्टिक कंट्रीज अलग हैं। तो 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यही कहलाती है बाल्टिक कंट्रीज। फिर यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो पवन कपूर, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में रशिया में भारतीय राजदूत के रूप में की गई है। जबकि यदि हम बात करें, माफ़ी चाहूँगी, इनमें से जो संजय भट्टाचार्य है, इनकी नियुक्ति स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में की गई है। और पार्थ सतपथी, ये भी हाल ही में हंगरी में भारतीय राजदूत बन गए हैं। तो ये भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए ऐड किया है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में जो अरुण चावला है, इनकी नियुक्ति फिक्की के महानिदेशक के रूप में की गई है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। 1927 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष उदय शंकर, महानिदेशक अरुण चावला बन गए हैं। अभी सरकार ये दोबारा से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। सोमा मंडल, ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। राजीव कुमार, तो ये है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर अमेरिका था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है जिन्होंने भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा, इन्होंने अभी हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति चुनावों की देखरेख की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।